नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ना केवल आपके 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वरन आगे आने वाली जिंदगी के हर पहलू पर इस टॉपिक का इस्तेमाल होना है। तो जाहिर सी बात है कि टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम यहाँ पर कवर करेंगे ना केवल इसके पूरे कॉन्सेप्ट अदर देन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमारे आगे आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को और समझते हैं पूरे कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे। ठीक है, तो बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को समझने से पहले हमें पहले थोड़ा सा जिक्र कर लेना चाहिए 2D और 3D शेप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 2D शेप्स क्या होते हैं। 2D शेप्स क्या होते हैं। टू डायमेंशनल शेप्स, 2 डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं। तो जहां कहीं पर भी बच्चों 2 डायमेंशनल शेप की बात आती है तो हम याद करते हैं हमारी कुछ पुरानी क्लासेस जिसमें हम लोग पढ़ते थे सर्कल्स, ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीजें। तो जहां कहीं पर भी बच्चों 2 डायमेंशनल शेप की बात आती थी तो हम लोगों से पूछा जाता था क्या कि एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पर्टिकुलर फिगर क्या होगा या पेरीमीटर क्या होगा। तो हमें इन सारी चीजों का ज्ञान थोड़ा सा पहले से है कि यदि अगर किसी भी शेप के पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब आउटर बाउंड्री की लेंथ, और उस आउटर बाउंड्री की लेंथ के अंदर जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो कहलाता था उसका एरिया। लेकिन जैसे ही बात 3D शेप्स की होती है तो हमारे पास यहाँ पर जो शेप्स जिनकी बात की जाती है, अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ 3D शेप्स की, 3 डायमेंशनल शेप्स की, तो अब मेरे पास यहाँ पर जो डायमेंशंस होंगे बच्चों वो 3 होंगे, है ना। यानी कि बात होगी यहाँ पर स्पेस की, है ना। अब स्पेस पर जब अगर कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर्स बनाए जाएंगे तो वो बच्चों कुछ इस तरीके से होंगे। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात कर लूँ तो हमें देखने को मिलेगा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से होता है। देन अगला शेप हम लोग देखें तो जो हमें मिलेगा वो है क्यूब। इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कोन। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर। देन हमारे पास है बच्चों स्फेयर, और इसी को आधा कर लें तो हमें मिल जाएगा हेमिस्फीयर। आशा करता हूं कि आपने इन सभी फिगर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सुन रखा होगा। ज़्यादा जानकारी देने के लिए मैं हूं, बिल्कुल भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ बेसिकली 3 डायमेंशनल शेप्स हैं जिनके बारे में हमें डीप में स्टडी करनी है। अब मुद्दा ये आता है कि जब कभी भी हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप्स की बात होती है तो वहाँ पर क्या चीज़ें हमसे पूछी जाती है इनके बारे में। तो वहाँ पर जिन चीज़ों का जिक्र किया जाता है उसमें से हमारे पास सबसे पहले है बच्चों इनका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसी को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। बहुत छोटा सा डिफरेंस है इनके बीच में। देन हमें पढ़ना है, फिर अभी हम डिटेल में इस बात को समझते हैं। देन हमें इसके बाद पढ़ना है बच्चों टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जिसको हम लोग होल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। होल सरफेस एरिया।
साथ ही साथ हमें पढ़ना है यहाँ पर, साथ ही साथ हमें पढ़ना है यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी। चलिए, तो सबसे पहले ही समझते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। तो बच्चों, जब कभी भी कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की बात होती है तो किसी भी 3 डायमेंशनल शेप के सराउंडिंग का जो एरिया होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। अगर आप और थोड़ा सा टेक्निकली डीप में जाना चाहते हैं तो जितने भी कर्व्ड वाले शेप जो होते हैं ना, उनके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और जितने भी साइड्स वाले फिगर्स होते हैं उनके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग सर्कल के लिए टर्म यूज करते थे सरकमफेरेंस, एंड जब कभी भी हमारे पास रेक्टेंगल या स्क्वायर इस तरीके के फिगर्स आते थे तो हम लोग उसके लिए टर्म यूज करते थे पेरीमीटर्स। तो यहाँ पर भी केवल इतना सा ही डिफरेंस है कि जहां कहीं पर भी आपके पास इस तरीके के कर्व्ड वाले शेप आएंगे, जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, तो हम लोग इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करेंगे अगर आप टेक्निकली बहुत ही ज्यादा करेक्टली जाना चाहते हैं। अदरवाइज आप लेटरल सरफेस एरिया भी यूज करें तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन जब कभी भी हमारे पास इस तरीके के फिगर आएंगे तो हम इनके लिए टर्म यूज करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, तो ये तो था हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। देन इसके बाद हमारे पास आता है टोटल सरफेस एरिया। जैसे ही हम लोग सराउंडिंग के एरिया में टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड कर लेते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टोटल सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल, मैं एक उदाहरण देकर आपको एक मैं बात समझाता हूं। जैसे एक मेरे पास रूम है, तो अगर मैं रूम को देखूं तो मैं कंसीडर कर सकता हूं कि ये एक क्यूबॉइडल शेप है और इसके आजू बाजू की जो 4 दीवारें हैं इनका जो एरिया होगा दैट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर क्यूबॉइडल रूम, है ना। और यदि अगर मैं इसमें फ्लोर और सीलिंग का एरिया भी इंक्लूड कर लूं तो इट इज टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम या कैपेसिटी क्या होता है। तो वॉल्यूम या कैपेसिटी आप ठीक उसी तरीके से समझेंगे, जब कभी भी कोई भी 3 डायमेंशनल शेप बनाया जाता है तो डेफिनेटली उसको बनाते वक्त उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी भी डिफाइन की जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे वेयर हाउस है, वेयर हाउस बनाते वक्त इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी में जो भी जिस भी चीज के लिए बनाया गया है उसकी कितनी कैपेसिटी आ सकती है। जैसे आपकी बच्चों की वाटर बॉटल्स है, उसको बनाते वक्त इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो जो भी 3 डायमेंशनल शेप है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम या कैपेसिटी क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं एक एक फिगर के इन सारे फॉर्मूलेज के बारे में, क्योंकि अक्सर करके बच्चों के साथ परेशानी ये आती है कि भैया इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे करेंगे। अब ऑलमोस्ट सभी फिगर्स के हमारे पास 3-3 फॉर्मूले हैं, तो 6 3 18 और 1-2 फॉर्मूले और एडिशनल इंक्लूड हो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट तकरीबन 20-22 के तकरीबन यहाँ पर फॉर्मूलेज होते हैं। तो बच्चे अक्सर करके इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो आप इनको याद करें या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार इन सारे फिगर्स को बहुत अच्छे से समझ लें तो एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो अक्सर करके ये भी देखा है कि बच्चे वो वाला ज्योमेट्री बॉक्स ढूंढते हैं जिसके अंदर वो फॉर्मूले लिखे होते हैं, पर अब ये तरीका ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। तो बेहतर होगा कि इस क्लास को एक बार आप लोग तरीके से समझ लें। मैं दावा करता हूं कि जिंदगी भर आप ये फॉर्मूले नहीं भूल पाएंगे। चलिए, तो एक एक करके इन शेप्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड के बारे में, है ना। तो यहां पर हम अगर एक क्यूबॉइड बना लें, ये रहा बच्चों क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें जान लेते हैं पहले। क्यूबॉइड के अंदर 6 फेजेस होती हैं, सारी की सारी फेजेस रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। तो जब हम इसके सीएसए की बात करेंगे तो हमें सराउंडिंग की 4 वॉल्स का एरिया चाहिए। हम जब इसके टीएसए की बात करेंगे तो हमें उसमें सीएसए में टॉप और बॉटम का एरिया भी इंक्लूड करना है। अल्टीमेटली हमें 6 फेजेस का एरिया निकालना है और फिर हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल
सरफेस एरिया, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये रही बच्चों इसकी लेंथ, ये ब्रेथ और ये रही इसकी हाइट। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये रही इसकी हाइट, है ना। तो अब यदि अगर मुझे इसकी 4 वॉल्स का एरिया निकालना है तो मैं यहाँ पर 4 वॉल्स लूंगा कौन से, सबसे पहले ये समझते हैं। तो सबसे पहले एक ये वाली वॉल, है ना। जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसके सामने वाली वॉल का एरिया होगा, तो मुझे दूसरी वॉल लेने के लिए जरूरत नहीं है। और दूसरी वॉल है ये पीछे वाली वॉल, जिसको मैंने नंबर 2 दे दिया, ठीक है। तो अगर मैं इन 2 वॉल्स का एरिया निकाल पाया तो मैं ऑटोमेटिकली उसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास 4 वॉल्स का एरिया आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर मैं जहां खड़ा हूं तो मेरे सामने पीछे वाली वॉल का जितना एरिया होगा उतना ही उसके सामने वाली वॉल का एरिया होगा, जितना मेरी साइड वाली वॉल का एरिया है उतना ही इसके सामने वाली वॉल का एरिया होगा। तो मैं 2 वॉल्स भी निकाल पाया तो करस्पॉन्डिंगली मैं उनके मल्टीपल्स निकाल लूंगा, तो मेरे पास 4 वॉल्स का एरिया आ जाएगा। अब जब कभी भी बच्चों अगर हम यहाँ पर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड की सारी फेसेस रेक्टेंगल शेप की हैं, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो उसके 2 डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 डायमेंशंस कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको, तो एक तो ब्रेथ और एक हाइट। तो यहाँ पर ब्रेथ इंटू हाइट इसकी एक वॉल का एरिया हुआ, और यदि अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसी के करस्पॉन्डिंग इसके सामने वाली वॉल का एरिया आ जाएगा। इन द सेम वे अगर मैं ये पीछे वाली वॉल देखूं तो इसके पास 2 डायमेंशंस कौन से हैं, लेंथ और हाइट, है ना। तो इसका एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू हाइट। सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो बहुत आसानी से मेरे पास 4 वॉल्स का एरिया आ गया। अब बच्चों ये किताबों में कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाता है ना। और साथ ही साथ आप इसमें से h भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि h भी दोनों में है, तो यहाँ पर बचेगा b प्लस l, है ना। ये है हमारे पास CSA ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं TSA की। अब यदि अगर आपको CSA ठीक तरीके से समझ में आ गया है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत इसके टोटल सरफेस एरिया में नहीं होने वाली है, क्योंकि हमें जब कभी भी हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो एक चीज तो यहाँ पर इंक्लूडेड है कि उसमें CSA इंक्लूड रहेगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में ये 4 वॉल्स तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 2b इंटू एच प्लस 2l इंटू एच। अब हमें इसमें इंक्लूड करना है बेस और टॉप का एरिया। तो तीसरी वॉल मैंने ये ले ली, फ्लोर वाली, जो इसका बेस है। तो यहाँ पर 2 डायमेंशंस कौन से हैं, लेंथ और ब्रेथ, है ना। तो बच्चों मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब मेरे पास पूरी की पूरी 6 फेजेस का एरिया है। आप ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, 2 + 2 + 2 यानी कि 6 वॉल्स का एरिया। सो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूं बच्चों तो यहाँ बचेगा लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, एंड दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये जो है बच्चों ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब यहां से एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम यहां से सीखते हैं कि यदि अगर सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी फिगर सिमेट्रिक है, तो आप उसका वॉल्यूम चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सिमेट्रिक क्या होता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ये रहा मेरे पास एक क्यूबॉइड। तो क्या मैं इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं? तो ऐसे फिगर जो x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे फिगर्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक फिगर्स। और सिमेट्रिक फिगर्स का वॉल्यूम निकालना बेहद आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। अगर फिगर सिमेट्रिक है तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बेस एरिया में उसकी हाइट का। यहां से बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। तो यदि अगर आप क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का बेस कैसा है, रेक्टेंगल का एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू इसमें मल्टीप्लाई कर देना इसकी
हाइट का। यहीं पर हम नहीं थमने वाले हैं, चलिए एक और चीज बताता हूं। ये क्या है? सिलेंडर, है ना। अब सिलेंडर भी तो एक सिमेट्रिक फिगर है, तो फिर तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो सिलेंडर का बेस कैसा है बच्चों? पाई आर स्क्वायर, यानी कि सर्कल, और सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है आपको इसकी हाइट का। सो ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या अब भूलेंगे कभी जीवन में? कभी भी नहीं। तो फिर एक और फिगर ले लीजिए। ये रहा आपके पास एक क्यूब, है ना। ये रहा आपके पास एक क्यूब, और क्यूब का बेस कैसा है? स्क्वायर शेप का, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड इनटू साइड, यानी कि अगर मैंने इसकी लेंथ ब्रेथ को ए मान लिया तो एरिया कितना हो जाएगा? साइड इनटू साइड। और भैया हाइट भी तो ए ही होगी, क्योंकि हमारे पास क्यूब के केस में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होती है। तो ये आ गया आपके पास ए क्यूब। तो जल्दी से बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या अब भूलेंगे कभी जीवन में? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। तो आई होप इतनी चीजें तो अब आप नहीं भूलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले फिगर पर। तब तक आप इन सारी चीजों को अच्छे से देख लीजिए। कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, फिर से और अच्छे से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा मैं। नहीं तो हम बढ़ेंगे हमारे अगले फिगर पर, और अगला फिगर जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो है क्यूब। तो अब तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो ये रहा बच्चों एक सुंदर सा क्यूब, और क्यूब के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि क्यूब और क्यूबॉइड में केवल इतना सा डिफरेंस है कि क्यूबॉइड की सारी फेजेस रेक्टेंगुलर शेप की होती थी, और क्यूब की सारी फेजेस स्क्वायर शेप की होती हैं। और क्यूब के केस में आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इसको मैंने मान लिया ए। तो अब जब हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे बच्चों, अब जब हम लोग इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसके अंदर कितनी वॉल्स का एरिया चाहिए मुझे? 4 वॉल्स का एरिया। तो एक का जब ए स्क्वायर है तो 4 का कितना होगा? 4a स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे बच्चों, तो अब तो इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना हो जाएगा? 6 वॉल्स का एरिया, यानी कि 6a स्क्वायर। और जब हम इसके वॉल्यूम की बात करें, अब जब हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों a इंटू ए, यानी कि बेस का एरिया इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा a क्यूब। ठीक है क्या? जल्दी से मुझे बता दें, क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये रहा आपका, ये रहे आपके CSA, TSA, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है क्या? जल्दी से बता दें। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले फिगर की तरफ, जो है सिलेंडर। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम समझेंगे सिलेंडर के बारे में बच्चों। तो सिलेंडर जो है कुछ ऐसा शेप होता है। अरे कह दो ना, ऐसे ही होता है सिलेंडर। ठीक। तो ये रही सिलेंडर की रेडियस, ये रही सिलेंडर की रेडियस, और ये रही इसकी हाइट। अब बच्चों, मन के सच्चों, क्या सिलेंडर ऐसे ही बनता है एक रेक्टेंगुलर शीट से? मार्केट में जब अक्सर करके हम लोग घूमते रहते हैं, वो पर्चे वर्चे बांटने वाले घूमते रहते हैं, हमने उसके पर्चों को पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो फोल्ड करके हम उसका सिलेंडर ही बनाते हैं। ठीक है। तो ये सिलेंडर इस रेक्टेंगुलर शीट से बनता कैसे है? तो ये जो एंटायर लेंथ है, जब इसको ऐसे फोल्ड किया जाए तो बच्चों ये कन्वर्ट होता है सरकमफेरेंस में, और कहां तक जाता है? जितनी इसकी हाइट होती है। तो इस तरीके से बनता है एक सिलेंडर। तो अब यहीं से निकल कर आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जरा बहुत ध्यान से देखना, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकल कर आएगा? तो इसकी जो लेंथ है, अच्छा सबसे पहले तो हम यही देख लें कि रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया है वो कितना होगा?
लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन जब हमने रेक्टेंगल शीट से सिलेंडर बनाया तो इसकी लेंथ कन्वर्ट हुई बच्चों 2 पाई आर में, और जो इसकी ब्रेथ थी वो क्या बनी, सिलेंडर की हाइट। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई आर इंटू एच, यही होगा ना, और 2 पाई आर एच कह दो ना, सही है क्या, 2 पाई आर एच ये होता है हमारे पास सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। चलिए, तो अभी भी मन नहीं माना हमारा, तो हम निकाल लेते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया में भैया कर्व्ड सरफेस एरिया तो ऑलरेडी इंक्लूड होता है, अब इसी में इंक्लूड हो जाता है इसका टॉप और बॉटम का एरिया। और ये बात हम भली भांति जानते हैं कि सिलेंडर का टॉप भी सर्कुलर, बॉटम भी सर्कुलर, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सो इन शॉर्ट वी हैव 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं बच्चों 2 पाई आर कॉमन निकाल लूँ, 2 पाई आर कॉमन निकाल लूँ तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस आर, तो ये आ गया आपके पास TSA ऑफ सिलेंडर। क्लियर है क्या, जल्दी से बोल दो, जल्दी से कह दो ना। ये है हमारे पास CSA ऑफ सिलेंडर और ये है TSA ऑफ सिलेंडर। अब रह गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जिक्र तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। चूंकि सिलेंडर जो है वो एक सिमेट्रिकल शेप है और सिमेट्रिकल शेप का वॉल्यूम निकालना निहायत ही आसान होता है, बेस का एरिया इनटू हाइट। सो इट मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है क्या, जल्दी से देख लें पूरा, क्लियर है। तो बढ़ते हैं फिर हम लोग हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं हम लोग हमारा अगला शेप दैट इज कोन। ये है बच्चों कोन, ठीक है। अब दरअसल जब आप लोग किताबों में देखेंगे, अपना 9th-10th का जब सिलेबस आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पर अक्सर करके एक टर्म यूज होता है राइट सर्कुलर कोन। अब ये राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या है, तो बच्चों राइट सर्कुलर कोन बनता है एक राइट ट्राइंगल से, है ना। तो सपोज मान लीजिए कि ये इसका बेस है, ये इसकी हाइट है ना, और ये इसका हाइपोटेनियस है ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर आप इसको P मान लें, है ना। ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है बच्चों इसका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो जब मैं अगर सपोज मान लीजिए कि इसको पकड़ के यहां से ऐसा घुमा दूं गोल, तो मुझे मिल जाता है एक कोन का शेप, है ना। तो जब मैंने नया कोन बना लिया, जब मैंने यहाँ पर नया कोन बना लिया तो ये अब कुछ ऐसा शेप ले लिया इसने, है ना। तो अब इसकी सारी टर्म्स जो हैं ये भी बदल जाएंगी। ये है इसकी हाइट, ये है बच्चों इसकी स्लैंट हाइट, ठीक, और ये है बच्चों इसकी रेडियस। और यहीं से निकल कर आते हैं अब इसके सारे फॉर्मूले। तो सबसे पहले यहाँ पर स्लैंट हाइट को बच्चों h से डिनोट किया जाता है और स्लैंट हाइट को L से, और रेडियस को तो नॉर्मली हम लोग R से डिनोट करते ही हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे भी रहा है कि बीच में एक राइट ट्रायंगल है, तो मैं स्लैंट हाइट का फॉर्मूला तो आसानी से निकाल सकता हूँ, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये ठीक पाइथागोरस थ्योरम ही है, बट यहाँ पर हमने इसके फॉर्म में इसको ऐसा लिखा। तो L बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यही है बच्चों स्लैंट हाइट ऑफ कोन। क्या कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं? तो फिर देखते हैं अब हम लोग
CSA ऑफ कोन, है ना, CSA ऑफ कोन। बच्चों कोन का जो CSA है वो कुछ ऐसा होता है ना। अगर आप एक कोन को ओपन कर लें तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, है ना। अब जब हम लोग ये कुछ ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो अगर हम इसका एरिया निकाल पाए तो यही इसका आजू बाजू सराउंडिंग का एरिया होगा, है ना। तो जस्ट लाइक हम ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, यही होता है। तो अब जब इसका बेस जब कन्वर्ट होगा तो ये ले लेता है सरकमफेरेंस का शेप, है ना, यानी कि 2πr, ठीक। और ये जो हाइट जा रही है ना बच्चों, ये जो इसकी हाइट जा रही है ये क्या है, स्लैंट हाइट। तो हम h की जगह क्या यूज करेंगे, l यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पर बचता है πrl, एंड हियर इट इज CSA ऑफ कोन। सो CSA ऑफ कोन इज πrl। ठीक है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में हमने सीख लिया CSA ऑफ कोन। क्लियर है? चलिए तो आप देखते हैं जल्दी से कि TSA क्या होता है। TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसमें तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता है, अगर हमें CSA ठीक ठीक तरीके से मालूम है तो CSA तो इसमें इंक्लूड होगा ही होगा। साथ ही साथ टॉप और बॉटम का एरिया L। अब कोन में टॉप तो कुछ होता ही नहीं है, तो बॉटम अकेला इसका रह गया हमारे पास, जो कि कैसा है, सर्कुलर, और सर्कल का एरिया πr²। ठीक है क्या? तो इसी को किताब में कुछ शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं, TSA ऑफ कोन इज इक्वल्स टू πr, कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में बचा L + r, और बच्चों से कहते हैं रटो, क्वेश्चन में लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है क्या? पर अब इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, अब तो आपने फॉर्मूले बनाना सीख लिए हैं। ठीक है क्या? तो हमने देखा कि कोन का स्लैंट हाइट क्या होता है, CSA क्या होता है, TSA क्या होता है। तो जल्दी से देख लें क्या वॉल्यूम भी क्या होता है। अब मज़े की बात यह है कि बच्चों कोन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। कोन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लूं क्या? ठीक। तो हमारा कोन जो है बच्चों वो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके से तो इक्वली डिवाइड हो जाता है, लेकिन ऐसे ये इक्वली डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो अब हम वॉल्यूम में ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा पाएंगे। तो हमने निकाला एक नया फंडा, है ना, और हमने देखा ध्यान से कि भैया ले तो ये भी एक सिलेंडर का ही शेप रहा है। अगर आप ध्यान से विजुलाइज करें तो एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन आपको दिखाई देंगे, है ना। अगर मैं इसको रंगों से थोड़ा सा सराबोर कर दूं, कुछ अलग अलग कलरों से इसको बना दूं, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको 3 कोन दिखेंगे। क्योंकि मेरा बोर्ड जो है वो 2 डायमेंशनल का है, तो आप ऐसे ही फील करें कि 3 कोन आपको इसके अंदर अलग अलग दिखाई देंगे, है ना। तो क्या मैं यहाँ से इस कंक्लूजन पर पहुंच सकता हूं कि मैं सिलेंडर के वॉल्यूम का ही 1/3 कर दूं? अरे भैया उसको 3 टुकड़ों में तोड़ दूं ना, तो आ जाएगा मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या अब कभी भूलोगे? तो देख लो, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है बच्चों इज इक्वल्स टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही तो होगा, यानी कि 1/3 πr²h। क्या अब कभी भूलोगे? वॉल्यूम ऑफ कोन जो है बच्चों ये होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो अब मेरे पास सारी चीजें हैं, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, TSA ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ कोन।
ठीक है, तो जल्दी से हम लोगों ने 4 फिगर्स के बारे में जिक्र कर लिया है। आगे आने वाले 2 फिगर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ठीक है, आगे आने वाले 2 फिगर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अगले फिगर्स के बारे में। ठीक, तो अगला फिगर जो बच्चों हमें पढ़ना है वो है स्फीयर। स्फीयर यानी गेंद, बॉल, है ना। बच्चे अक्सर करके कंफ्यूज हुआ करते हैं इसमें, भैया सर्कल और स्फीयर में अंतर है। ठीक है, सर्कल 2 डायमेंशनल है, स्फीयर 3 डायमेंशनल है। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि अब जब कभी भी स्फीयर की बात होती है तो स्फीयर का CSA, TSA, LSA, WSA और सरफेस एरिया सभी चीजें एक ही होती हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं। क्योंकि इसका टॉप और बॉटम कुछ नहीं होता है तो इसके लिए जो सही टर्म यूज होना चाहिए वो है सरफेस एरिया। जो सही टर्म है इसके लिए वो है सरफेस एरिया। अब इस सरफेस एरिया में सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे आप CSA कह लो, चाहे LSA कह लो, चाहे WSA कह लो, चाहे TSA कह लो या फिर सिर्फ SA कह लो, है ना। इन सब का मतलब एक ही होता है। अब अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से इसके बारे में बताया गया है। वैसे तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो 4πr² होता है। और जैसा कि मैंने 9th क्लास की NCERT में देखा भी है कि कुछ इस तरीके से बता दिया गया है कि एक स्फीयर जो है वो 4 सर्कल से मिलकर बनाया जाता है, इसलिए 4 सर्कल का एरिया जो होता है वो 4 × πr², इसलिए इसका एरिया जो है वो 4πr² हो जाता है। बट ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई मुझे, है ना। तो मैंने कुछ अपना एक अलग तरीका निकाला कि कैसे हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालें। तो मैंने कुछ एक लैब एक्टिविटी करके देखी। अक्सर करके अच्छे अच्छे स्कूलों में मैथ्स की लैब होती है, वहां पर ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई जाती हैं। यदि अगर मैंने एक सिलेंडर लिया, यदि अगर मैंने एक सिलेंडर लिया और इसके अंदर बिल्कुल सेम शेप का मैंने एक स्फीयर फिट किया कुछ इस तरीके से, ठीक है, एकदम फिट उसके अंदर किया। तो इस बिहाफ से जितना इसका सिलेंडर का CSA होगा उतना ही इस स्फीयर का सरफेस एरिया होगा। तो चलिए करते हैं एनालिसिस थोड़ा सा। तो बच्चों ये है हमारे पास इसकी रेडियस, है ना। क्या ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो इस बिहाफ से हमारे पास ये R और ये भी R दोनों मिलाकर कितना हो गए 2R, है ना। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि स्फीयर की जो हाइट है वो कितनी है 2R है। और जो 2R है यही है बच्चों सिलेंडर की भी हाइट, जिसको हम लोग H से डिनोट करेंगे, है ना। तो अब हमने हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये सीखा कि जितना सिलेंडर का CSA है क्या उतना ही स्फीयर का सरफेस एरिया होगा। तो चेक कर लेते हैं हम लोग। हमें ये मालूम है कि CSA ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2πRH, है ना। लेकिन हमारे पास ये जो है 2πR, इस केस में हमारे पास स्फीयर के केस में हाइट टर्म तो यूज होता नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर मालूम है कि स्फीयर की हाइट कितनी है। तो हमने भैया इसको R के टर्म्स में लिख दिया यानी कि 2R। तो अब ध्यान से चेक कर लो, 2 × 2 हो गया 4πR²। दिस इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये सही तरीका मुझे लगा इस बात को समझाने का। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πR²। नाउ कम टू द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट, है ना। और इसको समझाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि
हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आमतौर पर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन कैसे होता है इसको समझाने के लिए बहुत सारी किताबों को मुझे सर्च करना पड़ा। और जब मैंने इंडिविजुअल इस पर वीडियो बनाया तो 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने उसको सराहा और देखा। तो एक बार फिर से मैं उसका जिक्र करने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को कैलकुलेट करते हैं। कभी अगर आपका मन करे तो सर्च करके देखिएगा इंटरनेट पर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जैसे ही आप डालेंगे तो टॉप पर आपको मेरा ही वीडियो मिलेगा और मैंने कुछ जहां पर जैसा एक्सप्लेनेशन वहां पर किया है, एक बार फिर से मैं बताता हूं कि कैसे हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए जरा, उसके लिए मैंने बनाया एक स्फीयर, ठीक है। और प्रैक्टिकली एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है बच्चों, दो सेम हाइट और सेम रेडियस वाले कोन के वॉल्यूम के बराबर होता है। चाहे तो आप ये प्रैक्टिकली भी कर देख सकते हैं। दो सेम हाइट और दो सेम रेडियस वाले कोन ले और उनके अंदर कुछ लिक्विड ले तो दैट इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना। यदि अगर मैं बात करूं कि ये इसका रेडियस है, ये इसकी हाइट है और ये इसका रेडियस है, सिमिलरली ये इसकी हाइट है और ये इसका रेडियस है, ये रही हमारे पास हाइट, ये रही इसकी रेडियस, सिमिलरली ये रही इसकी हाइट और ये रही इसकी रेडियस। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं आपसे कि इन दोनों कोन का जो वॉल्यूम है वो इस स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। चेक कर लेते हैं कैसे। तो मुझे ये मालूम है कि इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिमिलरली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरीके से ये तो हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब मैं देख लेता हूं कि यहाँ पर इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर, ये आर और ये आर मिलाकर टोटल अगर मैं बात करूं कि जो स्फीयर की हाइट है वो कितनी हो गई, 2r। तो मैं अब यहाँ पर h टर्म थोड़ी ना यूज करूंगा, मैं स्फीयर के केस में यहाँ पर यूज करूंगा 2/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पर 2r। तो चेक कर लीजिए, 2 इंटू 2 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा r क्यूब एंड हियर इट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये है बेहतरीन तरीका इसको समझने का, ठीक है। आगे मर्जी आपकी, आप याद करना पसंद करेंगे या समझना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है। आप कुछ जगहों पर इसी को कर्व्ड सरफेस एरिया, इसी को लेटरल सरफेस एरिया, इसी को होल सरफेस एरिया, इसी को टोटल सरफेस एरिया, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर ये सारी टर्म्स एक ही जैसी होती हैं। एंड देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए मिलते हैं इसी के छोटे भाई से, यानी कि हेमिस्फीयर से, है ना। अब हेमिस्फीयर थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। हेमिस्फीयर थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। हेमिस्फीयर जस्ट इसी का आधा पार्ट है। ठीक इसी तरीके से जैसे एक लेमन को आप बीच से कट कर लें तो मिलता है आपको एक आधा लेमन, है ना, जो इस शेप का होता है। लेकिन यहाँ पर मजे की बात यह है कि जैसे हमने एक लेमन को बीच से काटा तो उसकी टॉप सरफेस जनरेट हो जाती है। इसका मतलब इसका CSA भी होगा और इसका TSA भी होगा, है ना। तो देखते हैं। तो सबसे पहले यदि अगर मैं बात कर लूं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये तो भैया जस्ट आधा हो जाता है। जो हेमिस्फीयर का था 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो एक सरफेस और जनरेट हो गई है ना। वो कैसी है, सर्कुलर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर में क्या ऐड हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से TSA ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ हेमिस्फीयर जो है ये कितना है, 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये कुछ
गड़बड़ सा हो गया है, 3πr²। ठीक है, चलिए जल्दी से जिक्र कर लेते हैं हम इसके वॉल्यूम का। तो भैया लेमन आधा हो या पूरा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो जब पूरा होगा तो पूरा वॉल्यूम, आधा होगा तो आधा वॉल्यूम, यानी कि 4/3 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3πr³। इसमें तो दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये रहे आपके पास हेमिस्फीयर के पूरे फॉर्मूले। ठीक है क्या, जल्दी से बता दो। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बढ़े कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए तो बढ़ाते हैं हमारे कारवां को आगे और देखते हैं पहला ही क्वेश्चंस क्या हमें दिया गया है। और बच्चों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए पहले ही क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कई बार पूछा गया ये प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं क्या ये हमसे कहना चाह रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि 2 क्यूब्स हैं, 2 क्यूब्स हैं और इन दोनों का ही वॉल्यूम हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यदि अगर मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर अगर 64 सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों, तो A बराबर क्यूब रूट ऑफ 64 और क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, यानी कि इन दोनों ही क्यूब्स की जो साइड है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है। अब यदि अगर इनको एंड टू एंड ज्वाइन कर लिया गया बच्चों, तो डेफिनेटली ये कुछ हमें ऐसा शेप दे देगा, ऐसा कुछ शेप दे देगा, है ना, ऐसा कुछ शेप दे देगा, यानी कि ये एक क्यूबॉइड बन जाएगा, है ना, जिसकी लेंथ 4 + 4 मिलकर टोटल कितनी हो जाएगी, लेंथ जो है बच्चों ये हो जाएगी 8, है ना। ब्रेथ की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये 4 ही रहेगी, और हाइट जो है बच्चों ये भी 4 ही रहेगी, यानी कि इसकी ब्रेथ 4 और हाइट 4, है ना। तो अल्टीमेटली जब अगर हमारे पास एक भी डायमेंशन अलग आ रहा है तो वो क्यूब तो नहीं रहा, वो क्या बन गया, क्यूबॉइड। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, और जहां कहीं पर भी बच्चों सरफेस एरिया की बात करें तो आप लोग बाय डिफॉल्ट उसे टोटल सरफेस एरिया ही कंसीडर करेंगे। तो यहां पर मुझे निकालना है TSA ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, TSA ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो अब जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें बच्चों, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गई है हमारे पास 8 इंटू 4 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट जो कि दोनों सेम ही है 4 इंटू 4 प्लस हाइट इंटू लेंथ यानी कि 4 इंटू 8। तो 2 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। तो बच्चों 32 + 32 64, 64 और 16 ये आ गया 80। तो 2 इंटू 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यूनिट अगर आप लोग प्रॉपरली नहीं लिखते हैं तो उसके मार्क्स एग्जाम में काटे जाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 160 सेंटीमीटर क्यूब। और एरिया किसी भी टाइप का हो, चाहे सरफेस एरिया हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, या कर्व्ड सरफेस एरिया हो, लेटरल सरफेस एरिया हो, यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगेगा। इन द सेम वे जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो यूनिट के ऊपर क्यूब लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder.
द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। चलिए बनाते हैं। क्या ही ये फिगर है, क्या ये फिगर है, समझते हैं। तो भैया नीचे से है हेमिस्फेरिकल शेप, ठीक है, ऊपर से है सिलेंड्रिकल शेप, ठीक, ऐसा कुछ शेप है इसका, ठीक है, ठीक है क्या। तो जो इसका डायमीटर है बच्चों, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हो जाएगा 7, और जो एंटायर हाइट है, एंटायर हाइट है वेसल की, दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों जब हमारे पास डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो ये वाला पार्ट तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, तो बचा हुआ सिलेंडर की जो हाइट है ये हो गई 6 सेंटीमीटर, cos 7 + 6 इज इक्वल्स टू ही तो 13 होगा। तो अब हम निकालते हैं फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, यानी कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इन दोनों ही चीजों का अगर हम CSA निकाल पाए तब कहीं जाकर हमें मिलेगा इसका इनर सरफेस एरिया ऑफ एंटायर वेसल। तो ये बात तो हम जानते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, 2πRH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है बच्चों ये होता है 2πr², है ना। अब चूंकि रेडियस दोनों की सेम है तो मैं इसमें से 2πr कॉमन निकाल सकता हूं, तो अंदर बचा H + R, ठीक है क्या। 2 × 22/7, रेडियस है 7 और यहाँ पर बचा 6 + 7, इससे ये कैंसिल, तो 2 × 22 44 इंटू 6 + 7 ये आ जाएगा बच्चों 13। तो अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 13 4 = 52, कैरी 5, 13 4 = 52 और 5 57, 13 4 = 52, कैरी 5, 13 4 = 52 और 5 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर, ठीक है क्या। अरे जल्दी से कह दो, ठीक है। तो बढ़े क्या हम हमारे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। बढ़िया, चलिए तो बनाते हैं एक टॉय। ये है बच्चों नीचे से हेमिस्फेरिकल शेप का और ऊपर से ये है हमारे पास कोनिकल शेप का, कुछ ऐसा शेप इसने ले रखा है। यार मज़ा नहीं आया, कलर जम नहीं रहा है कुछ, चलिए अब ठीक है ना। तो ये जो टॉय है ये कुछ इस शेप का है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग बच्चों क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। सो अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, इसकी जो रेडियस है बच्चों ये है 3.5 सेंटीमीटर एंड द एंटायर हाइट, ये जो पूरी हाइट है, ये जो पूरी हाइट है ये है 15.5 सेंटीमीटर। तो अब तो बात क्लियर है, ये वाली जो हाइट है ये कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। सो ये जो बच गई ये वाली हाइट जो है बच्चों, ये वाली हाइट जो है कोन की हाइट, 15.5 में से 3.5 माइनस कर दें हम अगर तो बचेगा 12, है ना। 12 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ कोन,
ठीक है, तो अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको अपना दिमाग का यूज करना है बच्चों। जब ये टॉय के टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है ना, तो हमें इसके टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा, इस कोन का CSA और इसका CSA। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे टोटल सरफेस एरिया पूछा तो इसका TSA इसका TSA दोनों का ऐड कर दिया और उनको टॉय का TSA मिल गया। नहीं रे बाबा, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको इस बात का कि TSA जब बात कर रहा है तो बाहर से टोटल सरफेस एरिया, और जब बाहर से टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें इंक्लूड हो रहा है CSA ऑफ कोन एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे बात TSA ऑफ द गिवन टॉय। TSA ऑफ गिवन टॉय, और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, तो इसके अंदर आ रहा है CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है क्या, अरे कह दो जल्दी से। CSA ऑफ कोन होता है बच्चों πRL। तो एक समस्या और खड़ी हो गई, अभी हमें स्लैंट हाइट भी निकालना पड़ेगा। एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर जो कि होता है 2πr²। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इस डब्बे में CSA निकालने की स्लैंट हाइट निकालने की कोशिश करते हैं। तो L बराबर होता है √r² प्लस h², है ना। तो रेडियस है बच्चों 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर, और h जो है ये है 12 का स्क्वायर। तो L बराबर 3.5 का स्क्वायर, है ना। तो 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये तो हमने बहुत छोटी क्लासेस में सीख लिया है कि जिस भी नंबर के आखिरी में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। 5 का स्क्वायर 25, अब 3 बचा है, 3 का उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 3 4 12। पॉइंट यहाँ पर एक है, स्क्वायर हो रहा है तो 2 डिजिट के बाद लग जाएगा 12.25, और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों बचेगा 144 प्लस 12 156.25। अब मुझे ये पता करना है कि 156.25 किसका स्क्वायर है। तो चलिए कुछ सिखाऊं का शॉर्ट ट्रिक आपको। ये है समथिंग 15,000 के आसपास, है ना। तो मैं ये देखता हूं बच्चों कि 100 का स्क्वायर क्या होता है ना। हम यहाँ पर देख लेते हैं ताकि आप लोग ये सीख भी जाएं। 100 का स्क्वायर होता है 10,000, है ना। और 110 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और साथ में 2 0। ठीक, और इसी तरीके से अगर हम 120 का स्क्वायर निकालें तो 144,000, और 130 का स्क्वायर निकालें तो 169,000। तो आप देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू के बीच में ही तो ये लाई कर रही है। 14,400 से लेकर 16,900 के बीच में ही ये 15,625 लाई करेगा। अब 120 और 130 के बीच में आखिरी में 5 लगाने पर ही तो 5 आएगा ना स्क्वायर करने पर। तो डेफिनेटली ये जो है ये किसका स्क्वायर होने वाला है, 12.5 का, है ना। यानी कि 125 का स्क्वायर ये होगा, तो बाहर आकर बचेगा 12.5। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट था ये रफ था, केवल आपके समझने के लिए, ठीक है। और नहीं तो फिर मेथड तो है ही हमारे पास कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास स्लैंट हाइट भी मिल गया। अब हमें कितना है 12.5। तो रखते हैं यहाँ पर सारी वैल्यूज, चाहे तो आप यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन और आसान बना सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों मैंने πr कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा L प्लस 2r। ठीक है, अरे ठीक है क्या, कह दो ना। ठीक, तो पाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 22/7। रेडियस जो है बच्चों यहाँ पर 3.5 इंटू L यानी कि 12.5 प्लस R जो है 2 इंटू 3.5 2 इंटू 3.5।
तो इससे इसको मैं कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 और 0.5 का मतलब होता है 1/2 यानी कि हाफ, और जब हाफ का मल्टीप्लाई 22 से होगा तो बच्चों यहाँ बचेगा 11। ठीक है, 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 और 11 इंटू 12.5 इंटू 7, 12.5 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 19.5। तो 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 9 जा 99 और 5 104, कैरी 10, 11 1 जा 11 और 10 21, सो पॉइंट एक डिजिट के बाद, so 214.5 centimeter square is the total surface area of resulting toy। अरे ठीक है क्या, तो जल्दी से पढ़ के समझ के वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर टेक्नोलॉजी तो एडवांस है ही, बच्चे उससे ज़्यादा एडवांस हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। आ रहा है मज़ा, आ रहा है मज़ा। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और समझते हैं हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैंने बना लिया एक क्यूब। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चन आसान लगेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक क्यूब है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, यानी कि a बराबर 7 सेंटीमीटर है, a बराबर 7 सेंटीमीटर है। अब उन्होंने कहा बच्चों कि इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है ना, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। इसका कलर बदल दें क्या हम, इसका कलर बदल लें क्या, ऐसा रखा हुआ है। बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो इस हेमिस्फीयर का जो ऊपर की तरफ रखा हुआ है इसका ग्रेटेस्ट डायामीटर कितना होगा, तो जरा ध्यान से देख लो ना, जरा ध्यान से देख लो। इसका ग्रेटेस्ट पॉसिबल डायामीटर उतना ही होगा जितनी इसकी साइड है ना। तो एक बात तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, ग्रेटेस्ट पॉसिबल diameter of hemisphere is equal to the side of square। ठीक है, तो that means diameter is equals to 7 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब उन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब आएगा ना मजा, है ना, हमें इसका सरफेस एरिया भी निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पूरी एल्गोरिदम आपको समझाता हूं, है ना, कि जब हम इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालेंगे बच्चों तो इसकी 5 साइड पर तो इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, जो कुछ है सिर्फ ऊपर है, बाकी 5 फेजेस तो एज इट इज है। तो 5 फेजेस का एरिया तो मुझे आसानी से समझ में आ गया, 5 फेजेस का एरिया तो हो गया 5a²। अब लोचा है केवल ऊपर वाली फेज में, है ना, तो इसको पहले समझ लें,
कि ये जो ऊपर वाली फेज है बच्चों, ये कुछ ऐसी है और इसके ऊपर यहाँ कहीं पर रखा हुआ है ऐसा हेमिस्फीयर। तो जब हम ऊपर वाली फेस का एरिया निकालेंगे तो हमें कवर करना है ये वाला एरिया, हमें कवर करना है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया। तो इस वाले एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया को निकालने के लिए हम स्क्वायर में से सर्कल माइनस कर देते हैं, हम स्क्वायर में से सर्कल माइनस कर देते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या करा, ए स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर लिया। तो ये तो आया ये शेडेड रीजन जो इसमें इंक्लूड है। अब भैया एक ऊपर हेमिस्फीयर भी तो रखा हुआ है, उसका कर्व्ड पार्ट भी आ रहा है टॉय में, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो यहाँ पर बचेगा 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बच्चों में बचेगा 6a स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर यानी कि प्लस का पाई आर स्क्वायर। अब मेरे पास सारी चीजें क्लियर हैं, अब मेरे पास सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो मैं क्या इसको उठाकर क्या मैं इसको उठाकर कहीं साइड में ले आऊं, इस भाई साहब को उठाकर कहीं साइड में ले आऊं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे और निकालते हैं इन सारी वैल्यूज को, ठीक। तो 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर और a की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, है ना। लेकिन 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 हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो 7/2 है। सही समय पर हमने देख लिया, है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा 6 इंटू 49, ये एक 7 से एक 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको अगर हम कैंसिल कर लें तो यहाँ पर बचेगा बच्चों 11, ठीक, प्लस प्लस इससे इसको भी कैंसिल कर लूँ क्या मैं, तो यहाँ पर बचेगा 3.5, है ना। तो 11 इंटू 3.5, तो सॉल्व कर दें क्या, 6 9 सा 54 कैरी 5, 6 4 सा 24, 6 4 सा 24 और 5 29 प्लस 11 5 सा 55 कैरी 5, 11 3 सा 33 और 5 38, तो 38.5। तो मुझे इसको ऐड कर लेना है 294.00 और यहाँ पर बचेगा 38.50, तो 50.8 कैरी 1, 9 1 10 3 13 कैरी 1 332.50, है ना। हालांकि बहुत सारी किताबों में इसको आधे पार्ट में ही छोड़ दिया है, बट दिस इज द एक्चुअल आंसर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रिजल्टिंग सॉलिड का एरिया होगा। क्लियर है, देख लें अच्छे से सारी चीज़ें। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part are 22.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. Great, एक बढ़िया क्वेश्चन है हमारे सामने। तो बनाते हैं एक बहुत ही सुंदर सा टेंट,
है ना, जो नीचे से किस शेप का है, नीचे से है सिलेंड्रिकल शेप का, नीचे से है सिलेंड्रिकल शेप का, और ऊपर से है कोनिकल शेप का। ओए होए, ये बन गया एक टेंट हमारा। ठीक है, अब इसके बारे में क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं उनके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। सो diameter of the cylindrical part is 2.1 meter। डायमीटर ही दिया गया है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर 4 है तो ये 2 हो जाएगा, और सिलेंडर की जो हाइट है बच्चों ये है 2.1, ये जो है ये 2.1 मीटर है ना, हाइट एंड डायमीटर। और इसका जो रेडियस है वो 2 मीटर दिया गया है। तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, रेडियस जो है वो डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी हमारे पास 2 मीटर। एंड द स्लैंट हाइट यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये हमें दिया गया है 2.8 मीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम भूमिका यही बनाते हैं कि एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक गिवन टेंट। ठीक है, तो कैनवास कहाँ कहाँ लगेगा, CSA ऑफ कोन पर और CSA ऑफ सिलेंडर पर, है ना। यानी कि इसमें आएगा बच्चों CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है क्या, जल्दी से कह दो। तो CSA ऑफ कोन जो है ये होता है बच्चों पाई आर एल, और ये होता है CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। ठीक है, तो हमने दोनों में से पाई आर कॉमन निकाल लिया, तो बच्चों यहाँ बचा L प्लस 2H, है ना। ठीक, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस जो है बच्चों दोनों का 2 है, L की जो वैल्यू है ये है 2.8 एंड 2 इंटू हाइट जो है वो है 2.1, तो ये तो हो गया हमारे पास 44/7 इंटू 2.8 प्लस ये हो जाएगा 4.2। जगह बचाने के लिए थोड़ा सा काम हम शॉर्ट में करते हैं, तो 44/7 इंटू 2.8 प्लस 4.2 ये भी आ जाएगा 7, तो इससे ये कैंसिल। सो एंटायर एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द गिवन टेंट इज 44 मीटर स्क्वायर। अब साथ ही साथ बच्चों हमसे ये भी पूछा गया है कि अब आप कैनवास की कॉस्ट भी बताइए, है ना। हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास जो है या रेट ऑफ कैनवास पहले कर लो, रेट ऑफ कैनवास जो है वो क्या है, रेट ऑफ कैनवास जो है वो है 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास to make given tent, है ना।
तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास टोटल एरिया आया है 44 इंटू 500 0 0 5 4 ज़ा 20 कैरी 2 5 4 ज़ा 20 और 2 22 यानी कि 22,000 रुपए का कैनवास आएगा उस टेंट को बनाने के लिए। ठीक है, क्या मैं एक पानी ब्रेक ले लूं? क्या मैं एक पानी का ब्रेक ले लूं? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii equal to 1 centimeter and the height of the cone being equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. चलिए तो देखते हैं जल्दी से क्या है ये क्वेश्चन। यहां पर है बच्चों एक सॉलिड जो है नीचे से हेमिस्फेरिकल शेप का है और ऊपर से कोनिकल शेप का है, यानी कि ऐसी कुछ कहानी है इसकी। विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन बीइंग इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर हाइट ऑफ कोन जो है ये भी 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन जो है ये भी 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर ये भी कितना है बच्चों 1 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। सो वॉल्यूम ऑफ entire solid, वॉल्यूम ऑफ एंटायर सॉलिड। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, और दोनों ही चीजें हमें भली भांति पता है। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सारी चीजें निकालते हैं हम। तो पाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पाई ही हमसे पूछा गया है, तो पाई रखने की जरूरत नहीं है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर तो मैंने कॉमन निकाल लिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर तो मैंने पूरे में से कॉमन निकाल लिया। तो यहां पर क्या बचा? 2r प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर जब हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा सिर्फ h। सो 1/3 पाई आर की वैल्यू 1 है तो इसको लिखने का कोई सेंस नहीं है, 1 ही बचेगा। और यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 1 है ना, हाइट भी 1 ही है, हाइट ऑफ कोन भी तो 1 ही है, इंटू पाई इंटू 2 1 2 प्लस 1 3, इससे ये कैंसिल। सो फाइनली वी हैव पाई सेंटीमीटर क्यूब is the volume of entire solid। बहुत हार्ड क्लियर है? जल्दी से बताते रहें मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या मेरी बातें ठीक तरीके से समझ में आ रही हैं? बढ़िया, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एंटायर यूनिट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, गुलाब जामुन, है ना। और ये क्वेश्चन बोर्ड वालों का भी बहुत ही फेवरेट है बच्चों। सो करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर क्या बोला गया है? अ गुलाब जामुन कंटेन्स अ शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड with a length of 5 centimeter and diameter 2.8 सेंटीमीटर। बढ़िया, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बनाते हैं हमारा गुलाब जामुन। ये जो गुलाब जामुन है बच्चों कुछ ऐसा है, ऐसा। अरे यार मज़ा नहीं आया,
ये गुलाब जामुन जो है ऐसा है, ठीक है, बीच से सिलेंड्रिकल शेप का है और आजू बाजू 2 हेमिस्फेयर्स इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। अब उन्होंने हमसे कहा कि इसका जो एंटायर लेंथ है ये है बच्चों 5 सेंटीमीटर, ठीक, एंड द डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 1.4, ये भी 1.4, ये भी 1.4 और ये भी 1.4, सो इट इज 1.4, हियर इट इज 1.4, तो ये जो बीच वाला पार्ट है 1.4 प्लस 1.4 ये आ जाएगा बच्चों 2.2 सेंटीमीटर का। क्लियर है, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर। अब वो हमसे ये कह रहे हैं कि इस एक गुलाब जामुन के अंदर इसके वॉल्यूम का 30% चाशनी लगती है, तो ऐसे अगर 45 गुलाब जामुन हैं तो कितने शुगर साइरप की जरूरत पड़ेगी? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले तो हमें जरूरत पड़ेगी कि वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 जीजे, जीजे मीन्स गुलाब जामुन, क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो अब जब गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे बच्चों तो इसमें बीच में एक सिलेंडर फंसा हुआ है, आजू बाजू 2 हेमिस्फेयर हैं, तो क्या मैं ऐसा कर लूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, क्या मैं 2 हेमिस्फेयर को मिलाकर एक स्फेयर बना लूं, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर, ठीक है, एक सिलेंडर है और एक स्फेयर है, हालांकि है 2 हेमिस्फेयर तो 2 मिलाकर एक स्फेयर ही तो बनेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है क्या? अरे कह दो जल्दी से, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं पाई आर स्क्वायर, दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर मैंने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर बचेगा h प्लस 4/3 r, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 1.4 इंटू 1.4 इंटू h जो है बच्चों ये है 2.2 प्लस 4/3 इंटू r यानी कि 1.4, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर लूं तो 0.2, तो 22, 14 2 सा 28, 0.28, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसका भी अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूं तो 2.2 ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बचेगा 6.6 प्लस 14 4 जा 56, क्लियर है? अरे क्लियर है इतनी बात, ठीक, बढ़िया। पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन निकाला था, बिल्कुल सही है। सो 22 इंटू 0.28 इंटू 6.6 प्लस 5.6, तो 6 और 6 12, कैरी 1, 6 और 6 12, तो ये हो जाएगा 12.2/3। तो ये तो आ गया बच्चों वॉल्यूम ऑफ 1 जीजे, है ना। अब हम बात करें सिरप रिक्वायर्ड इन
1 GJ। एक गुलाब जामुन में कितना सिरप लगेगा? ठीक है, तो जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30%, जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30% है ना, 30% ही ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2 अपॉन 3 इंटू परसेंटेज 30%, यानी कि 30/100। तो इससे मैंने अगर इसको कैंसिल कर लिया तो यहाँ 10, 10 से इसको कैंसिल कर लिया तो यहाँ 10, और 10 से एक आध और डिवाइड कर दीजिए, तो 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2 इंटू, अगर मैं इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूं बच्चों, तो ये हो जाएगा 1.22। सो ये आ गया, इतने सेंटीमीटर क्यूब शुगर साइरप लगेगा एक गुलाब जामुन में। तो अब ऐसे कितने गुलाब जामुन से, तो मैं ये बात भी लिख ले रहा हूं यहां पर, शुगर साइरप रिक्वायर्ड फॉर 45 सच GJ, है ना। ऐसे 45 गुलाब जामुन के लिए कितना सिरप लगेगा? सो 22 इंटू 0.28 इंटू 1.22 इंटू 45। अब इसके आगे का काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन अगर मैं करूँगा तो ये मेरा बहुत सारा समय खा जाएगा। आप आराम से, जब इत्मीनान से सब टाइम पास थोड़ा सा करना हो तो इसको आराम से मल्टीप्लाई करना और इसका आंसर लिखना, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना क्या इसका आंसर आया है। सो आई होप क्लियर है, सारे फंडे क्लियर है, बस एक छोटा सा कैलकुलेशन है जिसको मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। बाकी पूरा क्वेश्चन, गुलाब जामुन, चाशनी, सब आपके सामने है। क्लियर है क्या? जल्दी से मुझे बता दें। इतनी बात क्लियर है तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चंस पर। 2 more क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बच्चों बड़ा अच्छा है, और ये क्वेश्चन मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। एक साफ सुथरा सा क्वेश्चन। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट इज 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shot dropped in the vessel. ठीक है, एक इन्वर्टेड शेप का वेसल है, एक इन्वर्टेड शेप का वेसल है, पर मजा नहीं आया इसको बना के मुझे। ठीक है, चलिए मान लीजिए एक ऐसा इन्वर्टेड शेप का कोन है जो भरा हुआ है मुंह तक पानी से, है ना। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि पूरे मुंह तक वो पानी से भरा हुआ है, अप टू द ब्रिम। ये पूरा इसमें पानी भरा हुआ है। अब उन्होंने कुछ कारिस्तानी करी इसमें, और इसके अंदर डाले कुछ लीड शॉट, है ना, कुछ लीड शॉट जो कि स्फेरिकल शेप के थे, जो कि हमारे पास स्फेरिकल शेप के थे। ठीक है, जो कि हमारे पास स्फेरिकल शेप के थे। अरे अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए थे। ये कुछ इस तरीके से इन्होंने कुछ लीड शॉट इसके अंदर डाले। तो जैसे इसके अंदर कुछ लीड शॉट डाले तो इस पूरे कोन का 1/4 वाटर जो है वो बाहर आ गया।
अब इस पूरे संपूर्ण सिनेरियो में हमें ये बताना है कि उसके अंदर कितने लीड शॉट डाले गए थे, जबकि डायमेंशंस हमें दिए गए हैं सभी चीज़ों के। जो कोन है इसकी हाइट है बच्चों 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ जो लीड शॉट का जो रेडियस है वो भी हमें दिया गया है। रेडियस ऑफ लीड शॉट जो है ये कितना है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है बच्चों कि जब पानी पूरा भरा हुआ था और उसके अंदर कुछ लीड शॉट डाले तो उसने 1/4 वाटर उसका बाहर फेंक दिया। तो ये तो साइंस भी कहता है ना कि जितना स्पेस उन लीड शॉट ने ऑक्यूपाई करा उतना ही पानी बाहर गया होगा, है ना। सो यहां से मैं इस लॉजिक पर पहुंचा कि 1/4 वाटर जो था उसका जितना वॉल्यूम था 1/4 वाटर का उतना ही वॉल्यूम एक्स लीड शॉट का होगा। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप मैं कनेक्ट कर पाऊं तो फिर हम लीड शॉट की संख्या आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। तो जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैंने ये कहा कि लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट बी x and according to question volume of x lead shot जो है वो किसके बराबर है 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर है। ठीक, तो जो लीड शॉट है वो है बच्चों स्फेरिकल शेप के, यानी कि x इंटू 4/3 पाई r क्यूब, है ना। और वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 1/3 पाई, इसका जो रेडियस है इसको मैं कैपिटल से डिनोट कर ले रहा हूँ 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, तो अब तो मैं सीधे सीधे कुछ चीजें उड़ा सकता हूँ। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा x इंटू आर क्यूब। और आर क्यूब जो है बच्चों ये है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। और इसका जो रेडियस है कोन का रेडियस मैंने नहीं लिखा है। कोन का जो रेडियस है if its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter, तो इसका जो रेडियस है यानी कि कैपिटल R बराबर मुझे दे रखा है 5 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि 5 इंटू 5 इंटू हाइट जो है ये कितना है 8 है। क्लियर है क्या? कह दो जल्दी से। यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ आ गया 10, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ आ गया 10, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ आ गया 10। ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्लियर है क्या? अरे कह दो ना जल्दी से। क्लियर है इतनी बात? कुछ मिस कर रहे हैं हम, कुछ मिस कर रहे हैं हम। 4, ये वाला 4, तो इस 4 को मैं यहाँ कहीं लिख दूं क्या? अगर आप इजाजत दे दें तो, अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इस 2 से भी अगर मैं इसको कैंसिल कर लूं बच्चों तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 4। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यार, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ साफ सुथरा काम करते हैं, है ना। एक बार फिर से करते हैं, तो थोड़ा सा जरा सफाई से काम करते हैं। कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक, तो x इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। अब क्लियर है, अब सारी चीजें बढ़िया है। ये 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल करो तो x इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है 5 इंटू 5 इंटू हाइट जो है ये है 8। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने इससे इसको कैंसिल किया 2। यहाँ से हम सबके पॉइंट हटाते हैं और नीचे एक एक जीरो लगाते जाते हैं। ठीक, ये 2 5 से ये 2 5 कैंसिल। ठीक, 5 से यार ये हर बार 4 छूट जाता है, 4 को हम फिर से यहाँ पर लिखते हैं। 5 से इसको कैंसिल करूँ तो यहाँ बचेगा 2, और 2 से मैं इसको कैंसिल कर लूँ बच्चों तो यहाँ बचेगा 2, और इस 2 से अब ये 2 भी कैंसिल। ठीक है, सो x बराबर फाइनली ये 10 इंटू 10 इधर जाकर, सो x इज इक्वल्स टू 100। सो नंबर ऑफ लीड शॉट इज number of lead shot is 100 ये इसका आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और फाइनली हम आ गए हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी आप सभी को। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर। A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक सिलेंडर है, और इसके अंदर रखा गया एक शेप है जो किस शेप का है। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक इस टाइप का शेप है, इसके अंदर डिस्प्लेस कराया गया। ठीक है, और ये भरा हुआ था पूरा पानी से। तो भर देते हैं हम लोग फिर इसको पानी से। ये मैंने इसको भर दिया पानी से। अब जब मैंने इस भरे हुए पानी में इस पूरे सॉलिड को डाला तो इसने कुछ पानी बाहर कर दिया, क्योंकि ये तो पूरा भरा हुआ था। और जब पूरे भरे हुए में हम कोई चीज प्लेस कराएंगे तो डेफिनेटली वो अपने स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना पानी वो बाहर फेंक देगा, है ना। तो उन्होंने हमसे ये पूछा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर के बारे में बोला गया कि इसकी जो हाइट है ये है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और 180 सेंटीमीटर, ठीक, एंड रेडियस इज 60 सेंटीमीटर, है ना। तो जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है बच्चों ये है 60 सेंटीमीटर। ठीक, और साथ ही साथ हमें क्या दिया गया है, इसके बारे में बात करें तो जो कोन की हाइट है, ये वाली जो हाइट है बच्चों ये है 120 सेंटीमीटर।
हाइट ऑफ कोन जो है ये है 120 सेंटीमीटर, ठीक। एंड रेडियस जो है हेमिस्फेयर की वो भी 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर जो है ये भी 60 सेंटीमीटर। क्लियर। अब मैंने सारी चीजें यहां पर मेंशन कर ली, ठीक ठीक ठीक। तो इसके अंदर कितना पानी बचा, तो जरा बच्चों ध्यान से समझो। एक बार आप कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए तो सारी चीजें दिमाग में होंगी, है ना। ये पानी पूरा भरा था सिलेंडर के अंदर, अब इसको अंदर डाला गया तो इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करा, तो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करा उतना पानी बाहर फेंक दिया, तो बचा कितना पानी। यदि अगर मैं सिलेंडर में से इस टॉय के वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो उतनी स्पेस तो खाली वाली बची, उतना ही पानी बचा होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर cylinder, if the find the volume of the water left, है ना, volume of water left in the cylinder is equals to volume of cylinder minus वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ टॉय, और टॉय जो है वो कैसा है, ऐसा है। तो अगर मैंने सिलेंडर में से टॉय का वॉल्यूम माइनस कर दिया तो मैं आसानी से बता पाऊंगा कि कितना पानी उसके अंदर बचा हुआ है। तो चलिए करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि पाई आर, रेडियस दोनों का सेम है तो हमें कुछ भी अलग लेने की जरूरत नहीं है, अलग लेने की जरूरत नहीं है। पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, अब मैं सिलेंडर के वॉल्यूम को कैपिटल एच ले लेना, ठीक है ना, कैपिटल एच ले लेना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टॉय में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस सभी की सेम है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू भी रखी दूं क्या, क्यों परेशान हो रहे हैं। चलिए ठीक है, एक स्टेप और कर लेंगे। माइनस 2/3 या चलिए ब्रैकेट ही ओपन कर दें अपन सीधे सीधा, क्यों इतना लोड लें। 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरे में से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो यहां पर बचा बच्चों h माइनस 2/3 r, है ना, 2/3 r माइनस 1/3 h, इतनी चीजें यहां पर बची। तो मैं अब इसका कैलकुलेशन करता हूं, है ना, और कुछ इस तरीके से कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टीडियस भी ना होने पाए। तो यहाँ पर 22/7 रेडियस जो है बच्चों वो है 60, है ना, सभी का 60 है, तो यहाँ पर 60 × 60। हाइट, सिलेंडर का जो हाइट है बच्चों ये है 180 माइनस 2/3 × 60, ठीक, माइनस 1/3 × कोन का जो हाइट है बच्चों, कोन का जो हाइट है जब ये 60 है
तो कोन का जो हाइट है ये 120 होगा, है ना, ये 120 सेंटीमीटर। तो कोन का जो हाइट है ये है 120, ठीक। सो 22/7 इंटू 60 यहाँ पर इस चीज को कैंसिल कर लूँ तो 20, इस चीज को कैंसिल कर लूँ तो 40, तो यहाँ पर बचा 180 माइनस 40 माइनस 20 टाइम्स में गया था ये, तो मैंने कुछ गलत कर लिया। 2 इंटू 20 40 ही तो बचेगा यार, सही तो किया है, माइनस 1 इंटू 40, ठीक है। तो 22/7 इंटू 60 ऐसे ही रहने दें, इंटू 40 180 में से 80 जाएगा तो यहाँ बचेगा 100। ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों मन के सच्चों 60 इंटू 60 3600 इंटू 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे का काम आप लोगों का है, आराम से कैलकुलेशन कीजिए, आंसर निकालिए, और यहाँ समाप्त होता है हमारा ये आज का सेगमेंट। उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, और कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कर बताना। उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उन सारी चीज़ों को हम ओवरकम कर सकें, और अगर सही सारी चीज़ें ठीक तरीके से समझ में आई हों तो अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करके अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।